कैसे हैं आप सब। आज अपन बात करते हैं एक नई सीरीज प्राचीन भारत की। सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारत के अंदर अपना है, वो है हड़प्पा सभ्यता। तो अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, जैसा आप सब जानते हैं कि जो मनुष्य है उसने अपना जीवन कैसे शुरू किया था। तो अपने को पता है मनुष्य सबसे पहले कहाँ रहता था? जंगलों में। कहाँ रहा? जंगलों में। अब उसकी जो प्रवृत्ति थी रहने की वो कैसी थी? वो थी यायावर। कैसी प्रवृत्ति थी उसकी? यायावर। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी मानसिक शक्ति का विकास हुआ, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? यायावर से स्थायी बसना। क्या करना शुरू कर दिया? स्थायी प्रवृत्ति आ गई उसके अंदर कि अपने को एक जगह पर रह के रहना है। जैसे ही स्थायी प्रवृत्ति आई, अब उसके लिए उसने क्या करना किया? उसने कहा कि अब अपन बस्ती बसाते हैं। क्या करते हैं? बस्ती बसाई। पहले जो बस्तियां बसी वो सारी की सारी कैसी थी? अनियोजित बस्तियां थी कि जहां मर्जी आए वहां पर एक समय के लिए उन्होंने ठहराव कर लिया। लेकिन जैसे ही और आगे बढ़ना शुरू किया उसने, तो उसने कहा कि अब बस्ती को अपन कैसे करते हैं? नियोजित करते हैं। क्या करते हैं? नियोजित करते हैं, या उसका नियोजन करते हैं, यानी कि उसकी प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग की उसने, तो प्लानिंग करने के बाद क्या होगा कि बस्ती एक स्थायी रूप से वहां पर उसका जो नियोजन हो गया। अब जैसे ही नियोजन हुआ उसका, तो धीरे धीरे उसकी जो विस्तार है वो बढ़ता गया। भाई जब मकान उसने एक बार बना लिया तो मकान तो उसको मकान जब पक्का बन गया तो पक्का मकान तो बिखेरेगा नहीं ना वो। तो फिर उसने विस्तार के रूप में वहां पर बसना शुरू किया। जैसे ही विस्तार हुआ नगरों बस्तियों का, तो वो किस में आ गई? नगरों में आ गई। वो किस में आई? नगरों में। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि नगरों का विकास होना शुरू होता है। अब जो ये नगर बसे, ये सबसे पहले कहाँ बसे? सबसे जो क्यूरियोसिटी का अपने प्रश्न आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप है या जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है या जो उनमें अपने को ये बस्तियां हैं वो कहाँ पर दिखती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अपने को सबसे पहली चीजें मिलती है। कहाँ पे मिलती है सबसे पहले? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में। कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका पश्चिमी भाग भारत और पाकिस्तान। कौन सा हिस्सा था उस वक्त? भारत और पाकिस्तान। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि जो बस्तियां बसी, स्थायी प्रवृत्ति उनके अंदर आई, तो उन्होंने बस्तियां बसाई, मकान बनाने शुरू किए। उस वक्त जो अधिकांश मकान बनाए गए थे वो किसके थे? ईंटों के थे। किसके थे? ईंटों के थे। अब जो चार्ल्स मैसन करके एक अंग्रेज थे। कौन थे? चार्ल्स मैसन। 1826 के अंदर। क्या नाम है उनका? चार्ल्स मैसन। उन्होंने सबसे पहले ये टीले देखे और उन टीलों को देख के छोड़ दिया, लेकिन उनको कोई विशेष रूप से उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। लेकिन फिर भारत के अंदर जो पुरातत्व विभाग खोला गया था, उसके एक अलेक्जेंडर कनिंगम करके निर्देशक आए और उसके बाद आए थे जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने, अंग्रेज उस वक्त लाहौर से कराची तक एक रेल लाइन डाल रहे थे। कहां से लेकर कहां तक? लाहौर से कराची तक। तो उस रेल लाइन के दौरान उन्हें, लाहौर के अंदर जब रेल लाइन डाल रहे थे, तो खूब सारे स्तरों पे उन्हें मकानों के अवशेष या ईंटों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों के आधार पर उन्होंने कहा कि कुछ तो यहाँ पर प्राचीन समय में रहा है, कुछ तो प्राणी या कुछ मनुष्य यहाँ पर स्थायी रूप से बसे रहे होंगे। तो कहा कि अब अपने को यहाँ पे खोज करनी चाहिए। तो उन्होंने खोज के रूप में दयाराम साहनी को वहां नियुक्त कर दिया। इस प्रकार हड़प्पा की जो खोज है वो होती है सबसे पहले। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा का। कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा का। कहाँ पे था? तो पाकिस्तान के अंदर। कहाँ खोजा गया सबसे पहले? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर, रावी नदी के किनारे पे। कहाँ था? रावी नदी के किनारे पे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपने सामने एक सभ्यता के रूप में एक पुरातात्विक स्थल है वो मिलता है। क्या नाम था उसका? हड़प्पा। अब जैसे ही हड़प्पा की खोज हुई तो लोगों के दिमाग में आया कि और यहाँ पे बहुत सारे स्थल
होंगे, यहाँ पर और भी लोग रहे होंगे। तो फिर वहां पर पुरातात्विक जो वेता थे उन्होंने वहां पर उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया और विभिन्न प्रकार के स्थल वहां से प्राप्त होने लगते हैं। जैसे ही स्थल वहां से प्राप्त हुए तो अब बात आती है कि इन स्थलों का नामकरण कैसे किया जाए, इनको क्या नाम दिया जाए। तो सबसे पहले जो ये जॉन मार्शल थे, इन्होंने हड़प्पा जो सभ्यता थी, अधिकांश जो स्थल प्राप्त हो रहे थे उस वक्त वो थे सिंधु नदी घाटी में। कहाँ थे? सिंधु नदी घाटी में, सिंधु सिंधु नदी घाटी के अंदर। उन्होंने नामकरण कर दिया सिंधु नदी घाटी के अंदर प्राप्त हो रही थी, तो इन्होंने कह दिया ये सभ्यता कैसी है? सिंधु सभ्यता है। क्या नाम दे दिया? सिंधु सभ्यता। लेकिन कालांतर के अंदर अपन देखते हैं केवल जो पुरातात्विक स्थल अपने को प्राप्त हुए वो सिंधु नदी घाटी में ही नहीं मिले। जैसे कालीबंगा अपने को मिला, सरस्वती नदी के किनारे था। गुजरात के अंदर भी अपने को बहुत सारे स्थान मिले, पंजाब के अंदर मिले, हरियाणा के अंदर मिले। ये सब स्थल थे सरस्वती नदी के किनारे पे। सरस्वती और उसकी सहायक नदियां, जिसे अपन पुराने जमाने में कहते थे गग्गर हाकरा। क्या नाम था उसका? गग्गर हाकरा। तो फिर इसका एक और नामकरण कर दिया गया कि ये सभ्यता कैसी है? सरस्वती गग्गर हाकरा सभ्यता है। लेकिन जो पुरातत्व विज्ञान है उसके अंदर एक बात कही जाती है कि जो नामकरण होगा वो कैसे है। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला स्थल खोजा जाएगा उस स्थल के आधार पर अपन पूरी सभ्यता का नामकरण कर देंगे। तो उन्होंने नामकरण कर दिया पूरी सभ्यता का, वो था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों किया? कारण क्या था कि पहला जो स्थल खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था। वो कौन सा था? हड़प्पा था। इस वजह से इसका क्या नामकरण कर दिया? हड़प्पा सभ्यता। अपन एक और इसका नामकरण देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता। अब जो ये कांस्य युगीन सभ्यता है इसको किस वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो जो हड़प्पा का पूरा कालखंड है वो है ताम्र पाषाण के बाद। किस काल के बाद है? ताम्र पाषाण के बाद। ताम्र पाषाण काल के बाद आते आते हड़प्पा सभ्यता के जो नागरिक है उन्होंने कांसे का आविष्कार और कांसे का उपयोग करना शुरू कर लिया था। उस वक्त जो कांसा बनाया गया था वो था तांबे और टीन के साथ। तांबा और टीन मिला के उन्होंने कांसे का निर्माण कर लिया था। और अधिकांश अपन देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से भी अपने को कांसे की एक नर्तिका की मूर्ति मिलती है, कांसे के दर्पण मिलते हैं, कांसे का स्केल मिलता है। तो इस वजह से हड़प्पा सभ्यता है उसके अंदर कांसे का अत्यधिक महत्व रहा। तो इसको क्या नाम दे दिया गया था? कांस्य युगीन सभ्यता नाम दे दिया गया था। फिर इसका एक नाम आता है, कभी अपन ने पढ़ा था कि नगरों का विस्तार हुआ, नगर नियोजन हुआ। तो गार्डन चाइल्ड करके एक पुरातत्ववेत्ता है। क्या नाम है? गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है उनका? गार्डन चाइल्ड। उन्होंने कहा कि प्रथम नगरीय क्रांति है। क्या है? प्रथम नगरीय क्रांति। कारण क्या था कि सबसे पहले जो हड़प्पा में अपन देखते हैं कि नगरों का जो विस्तार हुआ या नगरों का जो विकास हुआ, नगर का जो नियोजन था वो सबसे पहले हड़प्पा के अंदर हुआ। तो इन्होंने इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया? प्रथम नगरीय क्रांति। अभी अपन ने बात की हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की। हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो कैसे होता है? तो अपन सबसे पहला क्या नाम देखा, किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। उन्होंने क्या नाम दिया? सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे सब मिल रही थी तो इन्होंने कह दिया सिंधु सभ्यता है। फिर जो सरस्वती और गग्गर हाकरा के किनारे मिली तो इसको सिंधु गग्गर हाकरा सभ्यता कह दिया। फिर अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, इसका जो फिक्स नाम रखा गया वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता। कारण क्या है कि जो पहला स्थल है वो कहां से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो है इसको किस नाम से जाना गया? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। वो क्यों था कि कांस्य का महत्व इस वक्त आते आते बढ़ गया था। कांस्य धातु है उसका महत्व बढ़ गया था तो इन्होंने क्या नाम दे दिया? कांस्य युगीन सभ्यता। और फिर एक लास्ट में बचता है वो क्या है? गार्डन चाइल्ड। उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रथम नगरीय क्रांति। तो ये अभी अपन ने पढ़ा वो था नामकरण हड़प्पा सभ्यता का। हम यदि इसकी बात करें तो भारतीय सीमा का इसमें सबसे उत्तरी जो भाग अपने को प्राप्त होता है वो होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसका नाम है मांडा। सबसे पहला जो स्थल अपने को प्राप्त हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर उसका क्या नाम है? मांडा। ये जो मांडा है अपने को चेनाब नदी के किनारे पे मिलता है। कहाँ मिलता है? चेनाब नदी के किनारे।
अब इसको सीधा सा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मांडा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अपने वैष्णो देवी का मंदिर या जो मठ है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मठ से आप याद रख सकते हो मांडा, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब इसका जो दक्षिणतम विस्तार अपने को भारत के अंदर मिला, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण में तो सीधा सा याद रखना है, द है दक्षिण में, देमाबाद, क्या है, देमाबाद। ये कहां से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र के अंदर। कहां से प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र के अंदर। ये किस नदी के किनारे था, तो गोदावरी नदी है, उसकी एक सहायक नदी है प्रवरा, क्या नाम है उसका, प्रवरा। उस नदी के किनारे पे अपने को एक स्थान मिलता है, उसका क्या नाम था, देमाबाद। और ये कहां से प्राप्त हुआ, तो महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। अब अपने पीछे बचे दो, पूर्व और पश्चिम। अगर अपन बात करें पूर्व की, तो पूर्व में उस वक्त अपने को प्राप्त होता है यूपी के अंदर एक स्थान का नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। ये अपने को प्राप्त होता है हिंडन नदी के किनारे पे। और जो दक्षिण पश्चिमी स्थल था वो प्राप्त होता है सुतका गैंडोर। क्या नाम है उसका, सुतका गैंडोर। ये कहां से होता है, तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, उसमें मकरान के तट पर, मकरान समुद्र तट है, वहां से अपने को प्राप्त होता है। अब जो ये मकरान का समुद्र तट है, सुतका गैंडोर है, ये अपने को हड़प्पा सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार या उसके व्यापारिक जो सभ्यता थी, व्यापारिक जो उसका मूल केंद्र था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध हुई, उसका एक प्रमुख बंदरगाह या मकरान तट है, वो व्यापार का एक केंद्र रहा। अब जो इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है वो कितना है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है वो है करीबन 1100 किलोमीटर, जबकि पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर। अब हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल जब बात की जाए, तो जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, उसी प्रकार हड़प्पा का जो सब क्षेत्रफल है वो है 12,99,66,000 किलोमीटर स्क्वायर, करीबन 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये सभ्यता है वो प्राप्त होती है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी अपन ने बात की कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो पुरातात्विक स्थल अपने को प्राप्त हुए, भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उस भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अपने को कहां कहां से स्थल प्राप्त हुए, अपन उनकी बात एक बार करते हैं। तो ये अपन एक उनकी स्थिति के बारे में देखते हैं कि कौन से स्थल है वो कहां से अपने को प्राप्त हुए। सबसे पहले बात करते हैं अपन उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में जो अभी अपन ने पढ़ा था कि भारतीय सीमा के अंदर सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ है उसका, जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा में है। लेकिन पूरी हड़प्पा सभ्यता की अगर अपन बात करें जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर है, वो है अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ है सबसे ऊपर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर अपने को दो स्थान प्राप्त होते हैं, एक का नाम है मुंडीगाक और एक का नाम है सोरतुगई। क्या नाम है एक का, सोरतुगई। ये दो स्थान अपने को सबसे ऊपरी सीमा में प्राप्त होता है। हड़प्पा का जो सबसे उत्तरतम विस्तार है वो है सोरतुगई अफगानिस्तान के अंदर। जो ये सोरतुगई है ये किसके लिए फेमस था, तो यहाँ पर नहरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं अपने को। क्या प्राप्त होते हैं, नहरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर एकमात्र जो नहरों के प्रमाण अपने को प्राप्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखना कि हड़प्पा में जो नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए वो कहां से है, सोरतुगई से है। वो कहां स्थित था, अफगानिस्तान के अंदर स्थित था। फिर आगे बात आई भारत के अंदर कि भारत का उत्तरतम विस्तार कहां है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या नाम था उसका, मांडा। अभी अपन ने पढ़ा था कौन सी नदी के किनारे था, चेनाब नदी के किनारे था। अब आगे अपन पढ़ते हैं पहले एक बार भारत के, तो जम्मू कश्मीर से नीचे आते ही पंजाब है। पंजाब के अंदर 3 स्थल प्राप्त होते हैं, एक होता है रोपड़, दूसरा है बाड़ा और तीसरा है संगोल। ये 3 स्थल है वो अपने को पंजाब से प्राप्त होते हैं। फिर अपन आगे आते हैं तो हरियाणा। हरियाणा में अपने को 3 स्थल प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है बनावली और तीसरा है मिथातल। ये 3 स्थल है वो अपने को कहां से प्राप्त हुए, हरियाणा के अंदर प्राप्त हुए। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा का जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो है राखीगढ़ी। अब उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर स्थल है वो क्या है, कालीबंगा। सबको पता है अपने को राजस्थान का, तो कि राजस्थान में जो स्थल हड़प्पा का प्राप्त होता है वो क्या है, कालीबंगा है।
अब अपन आगे आते हैं गुजरात के अंदर। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल अपने को प्राप्त हुए वो सारे कहाँ पे हैं? वो है गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर कौन कौन से स्थल है? तो लोथल मिला, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास पाटन है, धौलावीरा है, देशलपुर है और सुरकोटड़ा है। एक बार फिर से देखते हैं गुजरात के अंदर कौन कौन से हैं। तो लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोटड़ा। जो ये धौलावीरा है ये किसके लिए फेमस था? तो धौलावीरा जो है अपने खेल स्टेडियम के लिए फेमस हुआ था। किसके लिए फेमस हुआ था? खेल स्टेडियम के लिए। अपन इनके जो पुरातात्विक अवशेष जो प्राप्त हुए उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे प्रत्येक स्थल के, कि कौन कौन से स्थल अपने को स्थल पर अवशेष है वो प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। पहले एक बार अपन पुरातात्विक स्थलों की ओर देख रहे हैं। अब गुजरात के बाद अपन पढ़ते हैं पाकिस्तान में। जो वर्तमान में पाकिस्तान है उस वक्त भारतीय महाद्वीप में पूरा भारत का हिस्सा था। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब की। तो यहाँ से कौन से स्थल प्राप्त हुए? तो यहाँ से प्राप्त होता है हड़प्पा। हड़प्पा के बाद एक स्थल का नाम है डेरा इस्माइल खान, एक का नाम है गुमला, फिर है रहमान ढेरी और जलीलपुर। तो जो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब है, वहां से प्रमुख स्थल जो अपने को प्राप्त होते हैं वो है हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, गुमला, रहमान ढेरी और जलीलपुर। ये अपने को प्राप्त होते हैं पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब से। अब जो अगला अपने का प्रांत है वो है सिंध, पाकिस्तान के अंदर। वहां से कौन से हैं? मोनजोदड़ो, चनूदड़ो, जुबेरजोदड़ो और फिर है कोट दीजी और आमरी। ये स्थल अपने को प्राप्त होते हैं वो है पाकिस्तान के अंदर। कौन सा प्रांत है? सिंध। वहां से अपने को ये स्थल प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है बलूचिस्तान। वो क्या है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। वहां से कौन से स्थल प्राप्त हुए? तो वहां से प्राप्त होता है एक तो है सुतका गैंडोर, एक है सोतका कोह, एक है मेहरगढ़ और एक है बालाकोट। ये जो मेहरगढ़ है ये जो प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम स्थल माना गया है। कि हड़प्पा के जो इस काल थे, अभी अपन उन कालों के अंदर जो सबसे प्राक हड़प्पा माना जाता है उसका जो प्राचीनतम स्थल है वो है पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का मेहरगढ़, और उसके बाद का जो है वो है बालाकोट। तो ये प्रमुख रूप से हड़प्पा के जो पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। और कंपटीशन के एग्जाम के अंदर हड़प्पा से जो सवाल आता है, सबसे पहला सवाल हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों में से ही पूछा जाता है कि हड़प्पा का कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है या किस देश में, किस प्रांत के अंदर स्थित है। जो अभी अपन ने पढ़ा कहाँ कहाँ था, तो भारत के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा, फिर अपन ने पढ़ा पंजाब, फिर अपन ने पढ़ा हरियाणा, फिर अपने राजस्थान के अंदर कालीबंगा, फिर अपन ने पढ़े गुजरात के प्रांत, फिर अपन ने पढ़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अपन ने पढ़ा बलूचिस्तान में कहाँ है, सिंध प्रांत में कहाँ है, और पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर कौन सा स्थल अपने को प्राप्त हुआ। और फिर जो दो स्थल अपन ने पढ़े थे वो थे अफगानिस्तान के। कौन कौन से? तो मुंडीगाक और सोरतुगई। सोरतुगई जो स्थल प्राप्त होता है वो अपन ने बात की थी कहाँ, किस चीज के लिए फेमस था? तो नहरों के प्रमाण अपने को कहां से प्राप्त हुए थे? सोरतुगई से प्राप्त हुए थे। तो ये थे हड़प्पा के प्राचीनतम जो पुरातात्विक स्थल सारे हैं उनके बारे में। अब इसके बाद अपन एक पढ़ लेते हैं इनका काल निर्धारण। अब बात आती है कि हड़प्पा जो है उसका कौन सा काल था, ये कितनी प्राचीन है वर्तमान से। तो हड़प्पा के काल निर्धारण को लेकर सबसे पहले जॉन मार्शल, क्या नाम है? जॉन मार्शल। इन्होंने एक मेसोपोटामिया से अभिलेख प्राप्त होता है, मेसोपोटामिया में, उस मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख, क्या नाम है उसका? सारगोन अभिलेख। उस अभिलेख के अनुसार हड़प्पा का जो काल निर्धारण किया कि हड़प्पा कितनी प्राचीन है, तो इन्होंने कहा कि भाई 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक है, प्राचीन है हड़प्पा सभ्यता। फिर अर्नेस्ट मैके हैं, उन्होंने कहा कि 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। फिर जो एनसीईआरटी मानता है वो है 2500 लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। और जो सबसे सर्वमान्य जो मत है वो है कार्बन रेडियो एक्टिव पद्धति, जिसके द्वारा अपन आयु निर्धारण करते हैं। आयु निर्धारण की जो वैज्ञानिक पद्धति है रेडियो एक्टिव, जिसके अंदर अपन प्रयोग में लेते हैं कार्बन 14 को, उसके द्वारा जो बताया गया कि हड़प्पा का जो काल है वो कहां से लेकर कहां तक रहा। तो इन्होंने कहा कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है। फिर एक है मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने कहा कि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा का काल माना गया है।
तो ये हड़प्पा के कालखंड को लेकर बात हुई कि हड़प्पा का जो सर्वमान्य मत है वो एनसीईआरटी और कार्बन C14 पद्धति द्वारा दिया गया था, जिसमें दोनों के लगभग इक्वली है। 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक माना, और इन्होंने माना 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये आज अपन ने अभी दो चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ा हड़प्पा का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, फिर अपन ने बात की हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों को लेकर, और एक अपन ने बात की हड़प्पा के काल निर्धारण को लेकर। अब अपन आगे पढ़ेंगे हड़प्पा के जो अभी पुरातात्विक स्थल अपन ने पढ़े, उन स्थलों में कौन कौन से अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं, या कौन से फेमस चीजें अपने को किस स्थल से प्राप्त होती है।